अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलात में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। आज इमरान खान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां नैब की जानिब से उनके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और पेशरफ्त ये हुई कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्की सूरत हाल, खुसूसन पंजाब और KP की सूरत हाल तशवीशनाक है। आज भी PTI के कारकुनान की जानिब से पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की गई और घेराव जलाव का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें होती रहीं और मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद इमारात पर हमला भी किया, जिसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज को सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए तलब कर लिया गया है। इसके अलावा बज़ाहिर मालूम ये हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप पर क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि आज PTI के 2 और आला रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सब ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है आज। उन्होंने कहा है कि जी जो दुश्मन 75 सालों में नहीं कर सका वो सियासी लिबादा ओढ़े एक गिरोह ने कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़ौजी तनसीबात पे इसी तरह से हमले होते रहे तो हम शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। आपको लगता है अभी सिचुएशन डी-एस्केलेशन की तरफ नहीं आती नज़र आ रही? देखिए, मैं ISPR का बयान है, ISPR का बयान ज़ाहिर बात है उन्होंने पूरी सिचुएशन को असेस करके दिया। उसने पहले भी बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली एनालाइज कर लेते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त अगर हम किसी किस्म का एनालिसिस पेश करेंगे तो वो लोग उसको मानने के तैयार नहीं होंगे। PTI वाले नहीं मानेंगे और हुकूमत वाले भी नहीं मानेंगे। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त PDM को सामने आना चाहिए था बयान देने के लिए। अच्छा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि PDM जो है वो इस वक्त चेहरा है गवर्नमेंट का। सही। और उसी को कहना चाहिए था कि हम देखेंगे कि कैसे फ़ौज पाकिस्तान के इन चीज़ों पे हमला हुआ है और हम उसका दिफा करेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत जो है उनकी है और यूँ लगता है कि जैसे PDM मुकम्मल तौर पे पीछे हट गई है और उनके 3-4 वज़ीर जो हैं वो आपस में आ रहे हैं सामने और बाकी नहीं आ रहे। और उसके बाद हो ये रहा है कि एक मुकम्मल साजिश के साथ पब्लिक और फ़ौज को आपस में आमना सामना कराया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पूरी ज़िंदगी हम यही कहते थे, हमारे जब वहाँ होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में तो फ़ौज जो थी वो मलेशिया के तहत होती थी। जो FC कमांडर जनरल साहब होते थे तो वह हम सिर्फ ये कहते थे मलेशिया रवानदी, कि मलेशिया आ रही है। और उसका इतना खौफ होता था कि लोग जो थे वहाँ पर पहाड़ों पे चढ़े होते थे, वो कहते थे हमारे साथ बैठ के पर्दा करो, और ये खौफ होता है ना जी। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म खामोश रहे, वो उनकी गुफ्तगू ना करे, बाकी लोग चुप रहें, चीज़ें इस तरह को, वो लोग जो कि मतलब मरीम नवाज को सामने आना चाहिए। हाँ। मरीम औरंगजेब को सामने आना चाहिए। वो जो इस वक्त एक ज़माने में उनका ट्विटर खामोश नहीं होता था, इस वक्त कहाँ है? वैसे नून लीग के काफ़ी रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। नहीं, नून लीग को चंद एक टोटर जो ऊपर बैठे हुए ना वही, बाकी जिस तरह वो एक हजूम होता था एक दफ़ा जो कर, मुझे लगता यही है कि जैसे कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ तबकात की दिली मुराद पूरी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा। अब मैं आपके अर्ज करूँ जी, सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा बहुत शिद्दत से आई है। पहली दफ़ा जो सूरत हाल हमने देखी थी वो 1969 की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस वक्त मैट्रिक के बिल्कुल आखिरी 10वीं क्लास में था और उस वक्त अयूब खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़े हंगामे शुरू हुए थे और हंगामों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बिल्टअप होती थी कि गद्दार हैं और शेख मुजीबुर रहमान जो केस चला था, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ था। आप हम उस वक्त एक नवावक़्त अखबार होता था और साथ एक जंग अखबार होता था, तीसरा तो अखबार को नहीं था। मशरक़ इमरोज़ लोग इसलिए पढ़ते नहीं थे, पाकिस्तान टाइम, क्योंकि ये सरकार के नेशनल प्रेस ट्रस्ट के अखबार थे। तो नवावक़्त में भी उसको एक बहुत बड़ा दुश्मन पाकिस्तान समझ के बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, जब हंगामे इस सतह पर पहुंचे, जबकि उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना कुछ और चीज़ था, तो अयूब खान जो था उसने बाकायदा एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई और नवाबदार नसरुल्लाह को उसका जैसे हेड बनाया। और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मौदूदी से लेके ख्वाजा खैरुद्दीन से लेके कौन कौन से बड़े बड़े लीडर थे, और शेख मुजीब को रिहा किया गया, उसके खिलाफ अगलतला साजिश केस वापस लिया गया और अयूब खान ने अपने दरवाजे के ऊपर उसका इस्तकबाल किया।
फिर उसके बाद हुआ ये कि वो जब मुझे याद अच्छी था, मैं उसको हम जहाँ उसको जलसा उसने किया था, हम उसको देखने गुजरात से, तो उसने कहा कि मसला सारा ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान थी, किसी ने बात नहीं की, और फिर उसके बाद एक इलेक्शन। दूसरी मूवमेंट थी याह्या खान की, जिस वक्त पाकिस्तान जो था 1971 में वो बहुत बड़े हादसे से दो चार हुआ, लेकिन वो बड़ी 2-3 दिन के अंदर इसलिए संभाल ली गई, हालात बहुत ख़राब हो जाते अगर उस वक्त दूरंदेशी से उसका सबूत ना देती उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना बुलाती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाकायदा वहाँ से बुलाया गया, और बुलाने के बाद उस शख्स ने पाकिस्तान की, क्योंकि पॉपुलर लीडर था, तो पॉपुलर लीडर ने ये किया कि पाकिस्तान के दिलों से, लोगों के दिलों से वो जख्म भी धोए, और मुल्क को 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसने उस रास्ते पर डाल दिया। फिर वो इंडिया भी चला गया, इंडिया से जाके आप देखें इस लेवल की पॉपुलैरिटी का था कि जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से मिलने गया है, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां इंक्लूडिंग जमात इस्लामी जो उसकी से दुश्मन थी, वो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने आई और उसने कहा आप इस वक्त इस मुल्क के वजीर आजम के तौर पे जा रहे हैं, और उसके बाद तो सारा, लेकिन उसके बाद 4 साल 5 साल जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऐसे ऑटोक्रेटिक गुजरे हैं कि उसके बाद एक मूवमेंट भी, उस मूवमेंट में भी हम मौजूद थे, हमने हमारे सामने सारी की सारी मूवमेंट हुई। 4 साल आपने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को फेस किया, क्योंकि आपने एक एक्शन ले लिया था, इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अना चाहती थी कि 2 गवर्नमेंट्स हमारे सामने ना हो। ठीक है, दोनों नेशनल अवामी पार्टी की थी, एक नेशनल अवामी पार्टी की थी वली खान की गवर्नमेंट सिंध में सरहद में, और दूसरी उस वक्त सरहद होता था, आजकल केपी के, और दूसरी होती थी बलूचिस्तान। आप अंदाजा करें कि अकबर बुगटी को वहां से लाया गया, अकबर बुगटी को लाहौर के मोची दरवाजे में तकरीर करवाई गई, और उसने कहा कि वली खान और इसके बाद बजिंजो और ये लोग जो हैं ये एक किस्म की इस वक्त करना चाहते हैं प्लान, मगरब बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं, और मैं नवाब अकबर बुगटी जो हूँ वो मैं जानता हूँ, और मैं लंदन प्लान लेके आया हूँ। उसके 2-1 दिन के बाद एक छापा पड़ा, छापा पड़ने के बाद इराक के सफारतखाने से असला बरामद हुआ, और उसके साथ ही नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इताअत मंगल के ख़त्म की, और KPK के अंदर जो थी वो हुकूमत जो थी उन्होंने रिज़ाइन कर दी। पाबंदी लगी, पाबंदी लगने के बाद हैदराबाद साजिश केस चला। हैदराबाद साजिश केस के अंदर कौन कौन था, जो आप सोचें कौन कौन था उस गद्दारी के केस के अंदर? भुट्टो दौर में बजिंजो थे, वली खान था, मैंगल, ताला मैंगल, ये सारे लोग उस जेल के अंदर थे। हबीब जालब पे गद्दारी का केस, बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल वही सूरत हाल थी लॉ एंड ऑर्डर की जो आज इमरान खान की हुई है कि अदालत जो थी उसमें पेश नहीं होते थे, अदालत खुद हैदराबाद जेल में जाती थी। यानी आपने जब माशरे को, सोसाइटी को इस लेवल पे पोलराइज कर दिया तो वहां जाने ले चुकी। हुआ क्या? हुआ ये कि मूवमेंट जो है चलती 6 जुलाई पे जब पहुंची, तो आप 6 जुलाई को आपने जब टेक ओवर किया तो आपको इस मुल्क में अमन लाने के लिए आपको आम माफी का ऐलान करना पड़ा। बिल्कुल, आपने आम माफी की, उसके बाद आपने हैदराबाद जेल से लोगों को छोड़ा। वो कितने हजार लोग, मुझे खुद याद है खैरबख्श मरी को मैंने खुद एक कोयटा एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। वो कैसे आखिरी बंदा वो आया था, क्योंकि उस वक्त काबुल जो था वो उस पर से अफगान चले गए थे तो उनको पनाह नहीं मिल रही थी। ये सारे लोग अपने असले समेत वापस आए, और उसके बाद 20 साल बलूचिस्तान में अमन रहा। हम 400 किलोमीटर दूर बगैर गनमैन के घुमा करते थे, और रात को 1-1, 2-2 बजे तक चला करते थे, इसलिए कि आपने एक पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन पैदा की। और आप उसके बाद अब सूरत हाल जो है इस तरह की, अच्छा वो उस सूरत हाल के अंदर 2-2.5 महीने लगे थे मूवमेंट को यहां तक आने के लिए। 13 मार्च को हुआ वो अपना इलेक्शन का हंगामा शुरू हुआ, कराची में हंगामे हुए। कराची से हंगामे होते 9 अप्रैल तक चूड़ियां भेजते थे कराची के लोग हैदराबाद के, पंजाबियों तुम कुछ करो। अच्छा, तो 9 अप्रैल को भुट्टो ने कॉन्फिडेंस में आके, मुझे याद है अच्छी तरह के, इसका इजलास बुला लिया सूबाई असेंबली का, और उस सूबाई असेंबली के इजलास के अंदर हंगामा शुरू हुआ, और उसके बाद हालत यह हो गई थी कि हमने सुहेल शामी की लाश उठाई और लोगों की लाश उठाई, और फिर अगले दिन जो जुलूस निकलने शुरू हुए हैं उससे ज़्यादा खौफनाक जुलूस नहीं थे। लेकिन उस वक्त ना लोगों के पास इतना असला था, ना हमने कोई पहली 14 साल की 13 साल की अफगान वॉर लड़ी हुई थी,
ना क्लाशनकोफ कल्चर आया हुआ था, ना हीरोइन थी, ना ये 20 साल की वॉर एंड टेरर बनी हुई थी, हमारे सर के ऊपर बनी हुई थी। हमारे अंदर टीटीपी नहीं थी, हमारे अंदर बाकी चीजें नहीं थी। हमने 20 साल, हमारे अंदर जामा हफ्सा नहीं हुआ था, हमारे अंदर ड्रोन्स नहीं आए हुए थे, कुछ नहीं आया हुआ था। ये साल हमारे अंदर BLA नहीं थी, हमारे अंदर और बहुत। ये पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा आतिशफशां है जिसको आपको आहिस्ता आहिस्ता से तय करना था। ये था। आपको पता है कि मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट में अब होता क्या है? पाकिस्तान ने दुनिया में कई मूवमेंट आप चलाते थे, इसलिए हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि लीडरशिप को पता ही नहीं होता जब उसके अंदर जराइम पेश अनासर शामिल हो जाते हैं जो लूट मार के लिए बिल्कुल ऐसे ही। और एक और बात, कौन शामिल बन जाता है? एक उससे बात की, कौन शामिल होता है मूवमेंट? होता क्या है? मॉब साइकोलॉजी कहती है कि लीडरशिप का कोई नारा नहीं होता। ये निज़ाम मुस्तफा जो है 3 महीने के बाद लगा था। पहले तो इलेक्शन की बातें हो रही थी, उसमें वो बंदा शामिल होता है जिसका अपना दुख होता है। किसी को नौकरी नहीं मिली होती क्योंकि सिफारिश नहीं होती उसके पास, किसी को पुलिस वाले ने डंडे मारे होते हैं वो आ जाता है, किसी का घर में खाना नहीं होता वो आ जाता है, किसी के बेटे ने खुदकुशी की होती वो आ जाता है, किसी की बहन रेप हुई होती है वो आ जाता है। हर बंदे का अपना दुख होता है, लेकिन वो कलेक्टिव दुख बन जाता है और उसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आती कि आप क्या करें। इसको अवॉइड जितनी जल्दी कर सकते हैं करें, वरना हालात बिल्कुल ठीक है। कुछ पता नहीं। हिलाली साहब, ये सवाल तो अपनी जगह है कायम कि जी ये गलत हुआ जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, एक और साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह के मुकदमात हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत गलत कर रही है, ये सवाल अपनी जगह कायम है। मगर जो इसके रद्द अमल में PTI के कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और इस वक्त किसकी जिम्मेदारी है सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की? देखिए, पहली तो बात ये है, और मैं समझता हूँ जिन्होंने ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको कंट्रोल किया, वो जो रिएक्शन था उनको मैं वाकई कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि शुक्र है कि आपने मुंह, वो कहते हैं ना कि एक गाल पे अगर थप्पड़ मरे तो ये नहीं है कि आप उसको घूसा दे के ख़त्म कर दें। उन्होंने दूसरा गाल चीक ऑफर किया, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा फतह यह है पाकिस्तान का कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, इतना बड़ा मूवमेंट में, इतने गड़बड़ में सिर्फ एक आदमी की कत्ल हुई है। रिमार्केबल, एक्सलेंट, वेरी गुड। आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करें, वेरी गुड। मगर फिर अब आप एक एक्सरसाइज है जिस पे आप पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे हुआ कि एक पार्टी जो एक गमला नहीं तोड़ता था, जिसका क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के मैनर्स ऐसे थे, इतने डेमोन्स्ट्रेशंस, इतने बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस, और एक गमला भी नहीं टूटा। मगर कल क्या हुआ और क्यों हुआ? ये याद रखें कि असद उमर ने कहा है कि ये कुछ लोग जो इस किस्म की हरकतें करते थे, वायलेंस करते थे, वो हमारे लोग नहीं थे। चलिए उसको अलग रखें, वो तो प्लांटेड और ये वो सब है। क्यों हुआ भाई? इसलिए हुआ कि शौक, उनका शौक, एक शौक के भाई इमरान खान को इस तरीके से कोर्ट से अंदर से निकाला, और किस चार्ज पे? देखिए, कहने की बात यह है कि हमें हर इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट होता है, होना चाहिए, होता है, लव होता है, रिस्पेक्ट नॉट ओनली लव, इसलिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो देते हैं। बच सकते थे हम कि नहीं बच सकते थे? क्या जरूरत थी मिसाल के तौर पे कि एक बंदा गार्ड कर रहा है इतना बड़ा प्रेमिसेस जो एक मेन टारगेट हो सकता है अटैक का, अगर भी हम समझे कि ये वैंडल्स जो थे ये बनाए नहीं गए थे, ये जेन्युइन PTI थे, तो देखिए वो होता है ना, अनगार्डेड टारगेट इज अ टेम्पटिंग टारगेट। एक आदमी को पुलिस वाले को आपने छोड़ा हुआ है उधर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब चीजें आपने सोचा नहीं? क्या आपने ये नहीं सोचा कि इसका व्हाट इज द फॉल आउट? इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद,
बंद, अच्छा किया बंद है टू प्रिवेंट अटैक्स, मगर आप समझते हैं कि आपके क्या कहते हैं वो इमेज पे क्या असर हुआ है, Exactly. बिजनेस पे क्या असर हुआ है, लोगों जो बाहर है मुल्क में असर हुआ है, करोड़ों लोगों जो फोन कॉल्स कर रहे थे मिल नहीं सकते थे व्हाट्सएप पे। आई अंडरस्टैंड कि आपको जरूरत इसलिए पड़ी कि आप शायद जान बचाना चाहते थे, मगर फॉर गॉड सेक अब आप ऐसा लग रहा है कि पूरा मीडिया पाकिस्तान में जो फ्री है और होना चाहिए, इट इज नॉट, ये कोई किस्म का टोटलिटेरियन स्टेट है, विच इज नॉनसेंस। नहीं है, जमहूरी इक़दामात लिए गए हैं मगर ये हुकूमत की इसलिए जानिब मैं से कह रहा blackout हूँ, कर क्या देने से। आप लोगों ने ये सब चीजें, yes, so you should have taken it into account। और फाइनली मैं आपसे कहूंगा भाई, पीडीएम गवर्नमेंट से हम सुनना चाहते हैं कि ये सब हो रहा है आपका फॉर पीस, कब बैठेंगे आप पीटीआई के साथ? या चलिए वो आप कहते हैं वो नहीं बैठते हैं, आपने क्या प्रपोजल दिया है टू एंड दिस टेंशन? क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, नॉट अ वर्ड। बल्कि वो नहीं, आप तो और भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इनको अभी भी ठीक करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहता है खलम है। कन्फ्रंटेशनल ही सियासत हो रही है, पीसमेंट की नहीं चल रही। प्रोवोक करना किसी को ऐसे वक्त पे, हाँ सही बात है। ये तो फिर क्यों? आप गवर्नमेंट हैं कि आप एक यूजलेस पार्टी हैं? क्या हैं आप गवर्नमेंट है, आप पैसे ले रहे हैं एज मिनिस्टर्स, हिफाजत करनी है आपको स्टेट की, पैसे मत लो, छोड़ दो, रिजाइन करो और जाके जो मर्जी है करो और करो, कहो और करो। नो, आप पैसे ले रहे हैं हमारे टैक्स से, तो आप प्लीज डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे बताएं ये कैसे रुकेगा, क्या प्रपोजल्स हैं आपके? कुछ नहीं। अच्छा, अब ओरिया साहब, ये शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हमारे, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनकेपेबल कौम से खिताब करने जा रहे हैं वो। ओरिया साहब, कितना जरूरी था ये? कौन जा रहा है कमर साहब? शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करने जा रहे हैं हमसे कुछ। देखिए होता क्या है, होता ये है कि ओरिया साहब एक मिनट ओरिया साहब ओरिया साहब एक मिनट बिफोर यू स्टार्ट। भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन देर से वापस आए, क्यों देर से वापस आए? दो तीन चीजें बहुत अहम हैं। देखिए, हर एक लीडर का एक तज्जिया होता है और एक एटीट्यूड होता है किसी मामले में। क्यों नहीं बोल रही पीडीएम और क्यों नहीं बोल रही नवाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त इस सारी सिचुएशन के अंदर? क्या हमें याद नहीं है गुजरावाला? क्या हमें याद नहीं? ओरिया साहब, शहबाज शरीफ साहब अब से कुछ देर में खिताब करने जा रहे हैं। यकीनन करेंगे, लेकिन इस वक्त किताब से ज्यादा आपको रिप्रोचमेंट की जरूरत है। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो जो था वो पागल हो गया था मीटिंग करते। आपको शायद याद नहीं है कि उसने सिहाला के अंदर उनको बिठाया होता था और भुट्टो का हम बड़ा एरोगेंट कहते हैं, उनके साथ जाके बातें करता था कि अल्लाह के लिए कुछ करो। वो तकरीरें और वो दुनिया जहान में घूमा था उस वक्त। उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये अमेरिकन साजिश हो रही है, पता नहीं क्या तकरीर भी उसने की थी। लेकिन आपको पता है कि रेगुलर रात गए तक मीटिंग होती थी। भुट्टो था, हफीज पीरजादा था और कौसर न्याजी था, उधर से नवाबजादा नसरुल्लाह था, मुफ्ती महमूद था और ये तीसरे प्रोफेसर गफूर अहमद थे। मीटिंग्स मौलाना मौदूदी से हमारे सामने रात के अंधेरे में मिलने आया, जिसके ऊपर बड़ा शोर शर मच गया। एक बाजवा साहब होते थे सेक्रेटरी जनरल पीएनए के, उनसे बात करने की शुरू की। हैदराबाद में उसने किया। पॉलिटिशियन जो है वो तकरीर करने के लिए नहीं आता। असल मसला ये है, देखें एक और चीज हुई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस बना है, पाकिस्तान में अदलिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं आज आप सोचें कि 54 में जब पहली दफा जस्टिस मुनीर ने यह ऐलान किया था कि गुलाम मोहम्मद का फैसला दुरुस्त है, तो उसके साथ दो लोग और थे जिन्होंने साथ दिया था। एक हुसैन शहीद सोहरावर्दी, बहुत बड़ा लीडर था जी, और एक उसके साथ महमूद अली कसूरी, ये भी बहुत बड़ा लीडर था। और किसको राजी करने के लिए भेजा गया था? बहुत बड़ा नाम, ज़ेड सुलैरी साहब, पाकिस्तान टाइम के एडिटर, तो डॉन के एडिटर, तो फलाने के एडिटर, साफी, और पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उन्होंने कहा था ये स्टेल हो गए। फिर उसके बाद हुआ क्या? फिर उसके बाद वही जस्टिस मीर ने 1958 में फैसला लिखा, और वो फैसला लिखते हुए क्या हुआ, जब मार्शल लॉ लगा पहली दफा, और मार्शल लॉ लगाते वक्त जिस वक्त सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया
तो अयूब खान को अंदाजा हुआ कि ये तो सारा इख्तियार इसने ले लिया, सारी ताकत तो मेरे पास है। तो उसने कहा मुझे वजीर आजम बनाओ। 7 अक्टूबर को मार्शल लगाया, 24 अक्टूबर को अयूब खान को वजीर आजम बना दिया गया, वजीर आजम पाकिस्तान एंड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। और उसने अपनी काबीना के अंदर 3 फौजी रखे और बाकी 8 सिविलियन थे। फौजियों में एक लेफ्टिनेंट बर्की था, 2 और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और सिविलियन में बड़े बड़े लोग थे और उनमें नौजवान जुल्फकार अली भुट्टो भी था। हबीबुल्लाह, हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो, उसका जन्मदिन था वो सियासत के अंदर, अयूब खान की कैबिनेट के अंदर। और फिर हुआ यह कि 27 तारीख की सुबह को जस्टिस मुनीर ने फैसला किया कि एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड, कि कोई इनकलाब जो कि लोगों को अपनी बात का कायल कर देता है वो बुनियादी तौर पर वही कानून होता है, पुराना कानून खत्म। और उसके बाद सुबह सवेरे जब फैसला आया तो अयूब खान ने सोचा कि ताकत तो मेरे पास है, सिकंदर मिर्जा की हैसियत क्या है। सिकंदर मिर्जा ने तकरीर करते हुए कहा था कि जो लोग पाकिस्तान के गद्दार हैं वो छोड़ जाएं पाकिस्तान को। और रात को सिकंदर मिर्जा को ही कान से पकड़ के गद्दार बना के उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। ऐसे ये उसके बावजूद भी अयूब खान को आखिर में रिप्रोचमेंट करनी पड़ी, आखिर में तय करना पड़ा क्या होता है। याह्या खान को करनी पड़ी, भुट्टो को करनी पड़ी। अब क्या हुआ है, पाकिस्तान की अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं उसकी ट्रेडिशन से उन्होंने डाइग्रेस किया। अच्छा, अदालत बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ। एक जैसे कहते हैं ना प्लेस होती है जहां आपको रिफ्यूज मिलती है। एक आदमी है, उसके खिलाफ पुलिस ने गलत नाजायज केस बनाए हुए हैं, वो आके अदालत के सामने सरेंडर कर देता है और अदालत कहती है ठीक है, हाँ। तुम मुझे कायल करो, अगर तुम मुझे कायल कर देते हो तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं होने दूंगा। ये ट्रेडिशन है दुनिया की हर अदालत में। बिल्कुल सही। इसी की बुनियाद पर अदालतों की इज्जत होती है, इसी की बुनियाद पर प्रोटेक्शन बेल होती है, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर वो इजाजत दे दे के गिरफ्तार कर सकते हो तो फिर उस वक्त होता है कि समझते हैं कि इसका केस जो है मजबूत नहीं है, इसको पकड़ के ले जाए, लेकिन बाहर जाके ले जाए। फैसला क्या आया है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि तौहीन अदालत हुई है, आईजी भी उसके खिलाफ तौहीन अदालत, और तौहीन अदालत के तहत जो जुर्म हुआ है वो सही है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है किसी अदालत का। यानी बंदा जो पकड़ा गया है वो गलत है, वो सही है, जिस बंदे ने तौहीन अदालत किया वो गलत है। इसका मतलब यह है कि कल को कोई एक पुलिस वाला वहां पर अदालत के अंदर एक पुलिस मुकाबला शो करके बंदे को कत्ल कर देता है और कहता है मैं तौहीन अदालत कर रहा था, मैं माफी मांगता हूं, कंडीशनल वर्दी, आपने रास्ता खोल दिया अदालत की का। ये ऐसा वाकया है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर सदियों तक एक स्टैंड सेट कर गया कि ये हो सकता है। देखिए याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक, पाकिस्तान का दुनिया पूरी के अंदर जब तक ये आइन जो है ना ये कहता है सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो फाइनल आर्बिट्रेशन हैं, जब तक इनका एतमाद बहाल नहीं होगा। आज क्या हुआ है, आज इमरान खान के ऊपर टेरियान वाले केस था, जी उसका 3 रुकनी बेंच था, 2 रुकनी बेंच ने अपना नोट जो है वो 2 लोगों ने अपना फैड कर दिया, अब वापस कर दिया उन्होंने। हाँ। इसका और नया बेंच क्रिएट हुआ। देखिए आप एक बात याद रखें, इमरान खान के खिलाफ आपने केस तो ले आए हैं, लेकिन आपको कम से कम केस इतने मजबूत रखने चाहिए कि उसकी जो पॉपुलैरिटी को डेंट डाल सकें। आप नहीं डाल, आप टेरियान का केस ले आके आए, आप तोशा खाने का केस लेके आए, आज जो तोशा खाने पे हो रही है, आपको लोग तो सवाल करते हैं कि भाईजान तोशा खाना था, फिर मरीम नवाज को भी पकड़ो, फिर फलां को, फिर 15-16 तो साफियां जिन्होंने ली उनको पकड़ो। आप केस तो अच्छा, ये जो अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस कल में बड़ा तफसील से समझाया था कि आप अंदाजा करें कि उसकी जमीन भी वही है, उसकी जो पैसा था वो भी वही है, अगर वो एक गवर्नमेंट अकाउंट में है, एक अकाउंट से निकले दूसरे में आ जाता है। और फिर फ्रंटमैन की बात तो होती है, कहा जाता है वो अगर इमरान खान की उसके अंदर पैसा जमा है तो वो किसी को दे, ट्रांजैक्शन हो तब भी है। आपने एक फ्रिवलेस किस्म की सूरत के बाद लोगों को कायल करना चाहते हैं कि हमने इमरान खान को गलत पकड़ा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक। पब्लिक कन्विंस है इस वक्त तक कि नवाज शरीफ जो है और शहबाज शरीफ जो है और जरदारी जो है, पब्लिक कन्विंस है। पनामा इंटरनेशनल केस है, आलमी अदालतों ने लिखा, कन्विंस है। आप भी कन्विंस करोगे तो हालात ठीक होंगे, कन्विंस नहीं करोगे एक ही रास्ता है,
हजार दफा कहा है, हजार दफा कहा है, बदतरीन हो जाती है वो मूवमेंट जिसकी लीडरशिप कोई ना हो। बिल्कुल ठीक है। लीडरशिप बंद होगी, आम आदमी जो है वो जो चाहे करता फिरेगा। लीडरशिप होती है जो उनको कहती है कि खुदा के लिए ना करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं खड़ा हूं, खबरदार कुछ करो, ये होता है मसला। हिलाली साहब, ब्रेक से वापस आकर मैं आपकी तरफ आऊंगी। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क की सूरत हाल, खुसूसन पंजाब और KP की सूरत हाल तशवीशनाक है। आज भी PTI के कारकुनान की जानिब से पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है और सबसे ज़्यादा जो खबरें आ रही थी तसादुम की, जलाओ घेराव की, वो पेशावर से आ रही थी। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश ने। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज आप पूरा दिन कवरेज करते रहें, क्या मनाजिर देखे आपने? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में यहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। इवन इस वक्त भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। रेडियो पाकिस्तान को जिस तरह आपको पता है उसको आग लगाई गई, सुबह के वक्त ये वाक़यात पेश आते रहे और अभी तक वहाँ पे आग भड़क रही है। वहाँ तक फायर ब्रिगेड तक की गाड़ियाँ तक नहीं पहुँच सकी। इसके अलावा GT रोड पर किला बला हिसार के सामने जो मुजाहिरीन थे उनका जामे अफीर जमा रहा। अब भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं और हवाई फायरिंग की भी कदुक्का वाक़यात पेश आ रहे हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि GT रोड पे एक असली की दुकान को लूटा गया। अच्छा। इसके अलावा ये यहाँ पे कैजुअल्टी भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और ये जो सिर्फ पेशावर ही नहीं, जो अजला हैं, दूर दराज के अजला हैं, वहाँ पे भी इसी किस्म की सूरत हाल है। अभी कोहाट से इतला है कि वहाँ पे 2 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं फायरिंग के नतीजे में और 2 अफराद जो हैं वो अस्पताल पहुँच चुके हैं। इसी तरह पेशावर में भी 4 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं और कोई 31 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँच चुके हैं। कल भी इसी तरह का वाक़या हुआ था बटखेला के इलाके में, चकदरा के इलाके में मुजाहिरा हो रहा था। बटखेला के अस्पताल में तकरीबन कोई 13 जख्मी लाए गए जबकि एक शख्स जो है वो जहाँ भाग भी हो गया था। जाकिर नाम बताया जाता है, वो जो चकदरा में जो वहाँ पे काफ़ी कशीदगी पाई जाती थी, वहाँ पे फायरिंग के नतीजे में वो जहाँ भाग हो गया था। अब भी सूरत हाल को ज़्यादातर काबू में नहीं लाया जा सका है। मुजाहिरीन जगह जगह से निकल रहे हैं, मॉब की सूरत में होते हैं। कहा यह जाता है कि इस नतीजे में और आपस में जो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो तसादम है उसके नतीजे में पुलिस के अफसरान और अहलकार भी जख्मी हुए हैं। अच्छा। उनकी भी काफ़ी तादाद अस्पताल पहुंच चुकी है, उसमें अफसरान भी शामिल हैं, SP लेवल के अफसरान भी शामिल हैं, DSPs भी हैं और जो कांस्टेबल और जो SIs है वो भी इसमें शामिल हैं। ओवरऑल जो सूरत हाल है, जी बताइए। हाँ जी ओवरऑल क्या? मैंने कहा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है जो डिस्ट्रिक्ट्स की, वो भी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। सुबह के वक्त सवाबी में इन्होंने कॉल दी थी, PTI ने, उसकी सूबाई सदर ने परवेज़ खटक ने, कि जो काफिला होगा वो सवाबी से इंटरचेंज से रवाना होगा और वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले ही मोटरवे को सवाबी के मुकाम पर बंद कर दिया गया था। यूँ जो खैबर पख्तूनख्वा है वो मोटरवे पे पूरे मुल्क से उसको सिलसिला जो है वो आमद-रफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। न सिर्फ ये बल्कि GT रोड पे भी यही सूरत हाल है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि जो ज़ख्मी होते हैं और दीगर जो गाड़ियाँ हैं जिनको अस्पताल लाना होता है उसमें भी यहाँ लाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। शहर में भी काफ़ी सड़कें जो हैं जो बड़ी शाहराएँ हैं वो तकरीबन बंद हैं, कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल है। पेशावर में तमाम बाजार बंद है। सिर्फ पेशावर नहीं, कोहाट और जनूबी अजला और दीगर जो शुमाली अजला हैं वहाँ पे भी बाजार या तो खुद ब खुद जो PTI के वर्कर्स थे उन्होंने बंद कर दिए हैं और या ज़बरदस्ती उनको बंद कराया गया। तो इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा हौसला अफजा नहीं, कई जगहों पे अब भी हालात कशीदा हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो PTI का तो खैर इमरान खान की जो वहाँ पर ज़ाहिर बात है 2 दफ़ा हुकूमत रही है और दूसरी दफ़ा तो 2/3 से भी ज़्यादा थी, उसकी फॉलोइंग तो है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो गुज़श्ता 20 साल की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से रंजिश, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, जिनमें सवात के लोग भी हैं। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली सवात के अंदर 2 दफ़ा अमन मुजाहरे भी हुए हैं। फिर उसके बाद बाकी जो है आपके शुमाली इलाका जाती और पेशावर के नज़दीक जो है बाजौड़ वगैरह का इलाका जो है, तो क्या आपको ये भी कोई इत्ला है कि PTI के अलावा भी कुछ और ग्रुप्स जो है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, इस किस्म की इतलात तो मिली है कि पीटीआई के अलावा भी इसमें कुछ लोग हैं, बल्कि पीटीआई वाले खुद भी कह रहे हैं कि बाज़ जगहों पे जो उनकी जानिब से जो तोड़-फोड़ के वाक़यात हुए हैं वो बाज़ जगहों पे उनको ऑन भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है, कुछ पुलिस ज़राए का भी कहना है कि उसमें बाज़ जगहों पे इवन जो अफगान रिफ्यूजीज़ हैं, अफगान मुहाजिरीन हैं, जिनकी बड़ी तादाद इस खिते में जगह जगह आबाद है, इवन पेशावर के इलाकों में भी, वो भी इसमें शामिल हैं। हम देखते हैं कि किला बला हिसार के सामने जो फायरिंग की गई उसमें तो बाकायदा तौर पर एक शख्स मास्क पहन के वहाँ पर वो फायरिंग करता है। तो पीटीआई के लोगों का कहना यह है कि हमारा कोई कारकुन नहीं है, इसकी निशानदेही की जाए और हमें बताया जाए कि ये कौन है। बहरहाल ये तो जो सीसीटीवी की फुटेज और जो कैमरों की फुटेज है वो जब हासिल होगी तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि वो पीटीआई का कोई कारकुन है या कोई बाहर से कोई शख्स आया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन मुजाहरों में दीगर लोगों ने भी खूब फ़ायदा उठाया और हालात को बिगाड़ने में मदद की, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पीटीआई के कारकुन बड़े जोश जज्बे से निकले थे। उनमें एक इश्तिहाल पाया जाता था और उन्होंने अपनी इश्तिहाली का इजहार उससे किया। कई जो सरकारी तनसीबात पे हमले किए गए उनमें ज़ाहिर है पीटीआई के कारकुन शामिल थे और वो उसमें सबसे आगे थे। अगर उनके साथ दूसरी ग्रुप्स ने शमूलियत इख्तियार की थी तो भी ये उन्हीं की क़यादत पे यही मुजाहरे हो रहे थे। और ये चूँकि जब पेशावर में तो खैर शहर की सूरत हाल है, यहाँ पे तो एक दूसरे को पहचानने में मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन बाजावर जैसे इलाके में जहाँ बड़ी तादाद में लोग निकले हैं वहाँ एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। गाँव से जब लोग आते हैं तो उनको पता होता है कि ये पीटीआई की कारकुन है या कोई और। इस तरह से जो स्वाद में जो मुजाहरे होते हैं, चकदरा के इलाके में जो मुजाहरे होते हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनकी पहचान हो सकती है कि ये पीटीआई के लोग थे या उसमें किसी और मॉब ने उससे फायदा उठाते हुए उसमें शमूलियत इख्तियार की। लेकिन जो जिस तरह से हम कोहाट में देखते हैं, कोहाट में जिस तरीके से वो मॉब ने फायरिंग की और उसके बाद फिर उन पे जवाबी फायरिंग की गई, तो वो तो पीटीआई ही के लोग थे। जी सूरत-ए-हाल तशवीशनाक नजर आ रही है। मुमताज़ बंगिश, ब्यूरो चीफ 90 न्यूज़ पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हिलाली, सियासी मंजरनामा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हुकूमत और पीटीआई जिस तरह से हेड ऑन आ चुकी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सियासी मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे थे, तमाम उम्मीदें थीं, वो अब दम तोड़ चुकी हैं और पॉलिटिकल स्टेलमेट जो है वो बरकरार है और रहेगा आगे भी? लगता ऐसा है, और अगर ये है और अगर ये एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है सिचुएशन का, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वी आर फेसिंग तबाही। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल क्लैश है, ये एक एनिमिटी और वॉर नहीं है। यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सिविल स्ट्राइफ। राइट, बिल्कुल सही। और ये साहब मुज़ाकरात की मेज़ पर आई थी दोनों पार्टीज, लेकिन अब जो कुछ हो चुका है, जिस तहज पर मामलात पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश अभी बाकी है? या फिर जिस तरह से हमने ये भी देखा था, ये भी इत्तलाती के शायद हुकूमत बैन करना चाह रही है, कलअदम करार देना चाह रही है पीटीआई को। कि पाकिस्तान में किस किस तंजीम को आपने बैन किया और फिर वापस लिया, मैंने 10,000 दफा कह चुका। आखिरी जो है वो आपने टीटीपी को, टीएलपी को बैन किया था, तहरीक लब्बैक वालों को किया था ना, आपने बैन कर दिया। आपने कहा ये सूरत हाल है, उनका जुलूस निकला, उनका जुलूस चाहे गुजरात तक पहुंचा था तो आपने घुटने टेक दिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कैसे पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे याद अच्छी तरह, मैं निगोशिएशन के अंदर भी शामिल था, मैं बाकायदा। देखिए शुरू हुआ आपका मुज़ाकरा, परवेज लाई के घर पे छापा किसने मारा? ये तो बात है, बैठे हुए आप मुज़ाकरात के अंदर, दोगलापन था। आप उसके घर में जाके घुस जाते हैं। सबसे पहले तो उस शख्स को, उस पुलिस ऑफिसर को कटहरे में लाना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए गए कैसे वहां पर। आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी केसेस हैं जहां पर इस वक्त चल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, क्या कभी इन केसेस के ऊपर इस तरह की पुलिस फोर्स इस्तेमाल हुई है आज तक? कभी हुई आज तक? हमजा शहबाज के घर में बाकायदा सीढ़ी लगा के दाखिल हुए थे तो हाई कोर्ट खुली थी, उसने वहां पर छुट्टी के दिन उसको बेल दी थी और नैब की टीम वापस आ गई थी। मरियम नवाज गई थी, उन्होंने कहा अगर आप मरियम को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो 15 दिन पहले हमसे पूछें। नवाज शरीफ बीमार हुआ था, आपने उसको बाकायदा तमाम तर लीगल नॉर्म्स को परे रखते हुए उसको बाहर जाने की इजाजत दी थी। आप देखें, मेरी बात सुने, एक बहुत अहम बात है, या तो आप दोनों को खड़ा करें कटहरे के अंदर तो पब्लिक मान जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। दोनों को इसी तरह लेके आए, दोनों के ऊपर आप अटैक करें। हमें पता है
कि जितनी रिलैक्सेशन सारे अरसे में, आज लोग बातें कर रहे हैं कि जो क्या बात है जी, हमने बहुत जेलें काटी हैं। जिस जेल में असद जरदारी रहा है वो मेरे घर से ज्यादा आरामदेह जगह थी। मैं उस पिम्स के अस्पताल के पूरे फ्लोर के अंदर में रहा हूं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, ऐसे लगता था 7 स्टार होटल में आप ठहरे हुए हैं। यार खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों को समझाओ, ये बहुत बहुत हालात खराब हो सकते हैं पाकिस्तान के। ओपन और आसान तरीका एक ही, और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, इमरान खान को इस एश्योरेंस की बुनियाद पर रिहा करे कि तुम इन लोगों को कंट्रोल करोगे। अच्छा, एक ही रास्ता है, ठीक है, उसको जमानत पर रिहा करना। वो पाकिस्तान से भाग गया है, यहां पर है। यार आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में 1 साल से यहां पड़ा हुआ है ना, ECL पे तो नहीं था ना, वो भागना चाहता तो भाग जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। खुमैनी मुल्क से बाहर चला गया, इनकलाब लेके आ गया। वो अपना लेनिन मुल्क से बाहर था, रशियन इनकलाब आ गया। रूसो मुल्क से बाहर था, आ गया। वो नहीं भाग सकता था, नहीं भागा। यही था ना, वो यही है। ECL पे डालो उसको, बोलो आ जाया करे। सही है, बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत, और ये खालिसतन गवर्नमेंट को खत्म करो। और आप एक बात याद रखें, क्योंकि मूवमेंट के अंदर नफरत बढ़ती है। मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे, इनके वालिद थे, वो मूवमेंट लीड करते थे। भुट्टो एहतराम के साथ गुफ्तगू करता था कि मैं इसके खिलाफ बात करूंगा तो मसला हो जाएगा। आज फजल रहमान साहब को वो याद चीजें भूल गई हैं, वो चीजें याद नहीं रही उनको। वो मौलाना मौदूदी से मिलने आया था भुट्टो, तो हालत ये थी कि उसको हाथ खड़ा रहा था कुछ देर के लिए। ये इस मुल्क को क्या करना चाहते हो यार? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज तो डिस्कशन कह रहा का था सिलसिला जारी। हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, बात हो रही थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के आफ्टर मैथ की, आफ्टर इफेक्ट्स की, और इस वक्त जिम्मेदारी है किसकी? हिलाली साहब, अब ये सवाल एक जहन में आता है कि इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हटाकर क्या किसी को कोई फ़ायदा पहुँचने वाला है, और इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को ठीक करना इस वक्त जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेवारी उनके पास है जो कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को। और किसकी होगी भाई? आपकी और मेरी तो नहीं हो सकती ना। आपके पास देखिए, उनको 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए। TTP तो है ना आपके पास, वो पूरा पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। अब आपको मैं बताता हूँ, TTP है, BLA है, BNA है, हिंदुस्तान है और अमेरिका है। आप कभी एक चू सुना है अमेरिका से कि उन्होंने लिबिया को क्या हालत किया है? जब से जरदारी का वो क्या नाम था, गद्दाफी को मारा, उस वक्त से आज तक देयर बीन नो पीस इन लिबिया। परवाह नहीं है उनको। ये तो लड़ाना चाहते हैं आपको, ये आपको डीन्यूक्लियरफाई करना चाहते हैं। ये इनका काम है, ये इनका स्टेटेड एम है। एक राइट हैंड मैन उधर खड़ा होके कहता है कि ब्रूस राइडल उसका नाम है, कि हम पाकिस्तान को एड नहीं देते हैं, हम ब्राइब देते हैं कि वो हमारा बात सुने। फॉर गॉड सेक, आप अपने एनिमी को क्यों ये समझते हैं? वो अगर आप उधर जाके कनाडा और अमेरिका में सेटल करना चाहते हैं, मैं नहीं जाना चाहता। उनको खुश करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे वीजा भी नहीं मिलेगा, जहन्नम में जाए। आई डोंट वॉन्ट टू गो। कहने की बात यह है, मैं गया हूं, मैं देखा हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं सेंस कर रहा हूं, मैं काम किया हूं। आपको पता नहीं है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, और यू आर लीडिंग योर सेल्फ टू डिजास्टर। राइट। देखिए रामीन, मैं तो कभी कभी समझता हूं कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मगर कभी कभी मैं समझता हूं यू आर प्लेइंग देयर गेम। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये।
इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये साहब ये सवाल भी अहम है कि क्या वक्त की ज़रूरत ये नहीं थी कि हुकूमत इस तरह के मेजर्स लेती, जो कि ऑलरेडी गैर मकबूल हुकूमत है ना, वो इस तरह के मेजर्स लेती कि एतमाद बहाल होता आवाम में उनका, ना कि ये कि जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन की सियासत वो कर रहे हैं, इज़हार आज़ादी पर पाबंदी लगा रहे हैं। 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है पाकिस्तान में अमन के लिए। आज शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं ना, आप कहें कि मैं रिजाइन करता हूं, असेंबली तोड़ के फ्रेश इलेक्शन में जाता हूं, हाँ, ना अमल हो और या मकबूल जान को पकड़ के सड़कों पर घसीटे, फौरन लोग जो है आ जाएंगे इस काम के ऊपर कि आज हमने इलेक्शन लड़ना है, आज हमें टिकटें लेनी है। आपने मामला पता है क्या है? मामला और है, और वो मामला बहुत गलत हो रहा है इस मुल्क के साथ। पाकिस्तान के अंदर कभी भी उस शख्स का मफाद नहीं हो सकता जिसकी जायदाद इस मुल्क से बाहर है, जिसके एसेट्स इस मुल्क से बाहर हैं, जिसका सब कुछ इस मुल्क के बाहर है। किस किस का बाहर है? दुबई के अंदर किसके पैलेसेस हैं? लंदन में किसके पैलेसेस हैं? कौन उनकी बातों पे चलता है? कौन उनके इशारों पे नाचता है? मसला सारा यह है कि ये लोग तो चले जाएंगे, एक ही रास्ता है, आज सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करे और गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करवाए कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई और रास्ता ही नहीं है कि जिससे आप यहां अमन आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, क्या आप इमरान खान को इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई होता देख रहे हैं? क्योंकि आज तोशा खाना में फर्द जुर्म भी लग गई है उन पर। मैं देख रहा हूँ डिस्क्वालिफिकेशन, मैं तो उसकी पार्टी की नायली देख रहा हूँ, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, बैन हो जाएगा। ये रास्ता तो उसी तरफ हो रहा है। हाँ। वो खुद कह रहा है, ये कमाल, मुस्तफा कमाल उठ के कहा कि भाई उधर तो बैन हो गए थे तो इधर क्यों नहीं हो रहा है। आज मौलाना फजल रहमान ने खड़े होके दुनिया के सामने टीवी सेट्स पे कहा है कि हिटलर और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। सोचिए, हिटलर और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। ये इस किस्म की नफरत आपने इंजेक्ट कर लिया है। अब इस किस्म का नफरत को निकालना आसान नहीं है। years of peace, years of good democracy, ये चाहिए आपको। क्या ये है रास्ता कि एक और टीटीपी खड़ा कर लेंगे आप? मुझे समझ नहीं आ रही है भाई। तालीम की कोई जरूरत ही नहीं है ये सब बातें करने। कुछ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सो ऑब्वियस। आप मुझे आज तक, कसम से आज तक, एक आदमी जो अमीर नहीं है आज तक मुझे नहीं मिला है जो कहता है कि मैं समझता हूं कि जो इमरान खान के साथ इन्होंने किया है। मुझे एक्सप्लेन करना करता है, कहते हैं सबूत, केस है, सबूत है, अदालत में आएंगे, अदालत में। इनका कॉन्सेप्ट, इनका थिंकिंग ऐसा है। आप क्या कर रहे हैं? डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? बस अगर आप कह रहे हैं हाँ हमारा प्लान है, बता दो भाई, हमारा हक है जानने के लिए। बिल्कुल नहीं, और साफ शफाफ इलेक्शन कराना इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हुकूमत की। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।